कि जो लड़का एसपी ऑफिस के सामने सब्जी की दुकान लगाता था वही लड़का इस शहर में वापस आया तो एसपी बनकर आया। ये 2017 बैच के आईपीएस हैं और ये रखवाले का नया एपिसोड है। नमस्ते, मेरा नाम नितिन दत्तात्रेय बगाटे है और मैं छत्रपति संभाजीनगर शहर में एज ए डीसीपी जोन 1 यहाँ पे पोस्टेड। आप जहाँ पे सब्जी बेचते थे वहीं पे आईपीएस बन के वापस आ गए। एक स्कूल में मेरा दोस्त था जो 3-4 घर छोड़ के हमारे रहते थे, वो सब्ज़ी बेचते थे। थोड़ी शर्म आती थी और ऐसे सब्ज़ी बेचते बेचते एक ऑफिस के सामने कुछ साल मैंने सब्ज़ी बेची और तो पता चला कि वहाँ एसपी ऑफिस है। तो जब आप सब्जी की दुकान लगाते थे तो आपको पता था कि ये जो अंदर साहब बैठे हैं ये क्या करते हैं, ये कैसे बनते हैं? तो जो पुलिस वाले थे, इतना ही पता था कि कोई पुलिस वाला है, साहब है, कौन है क्या है वो समझ में नहीं आता था। आसपास हमारे लोगों को ज़्यादा किसी को पता नहीं था कि मैं आईपीएस बना। मैं जब वापस यहाँ पे आया एज ए डीसीपी बन के, तब लोगों को पता चला कि ये यहाँ इस गली का अपना लड़का आईपीएस। जब हम महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, जो पहले औरंगाबाद हुआ करता था, उसके डीसीपी जोन 1 के ऑफिस में आ रहे थे तो उससे पहले एक छोटी सी बाजार पड़ती है, कुछ गलियां हैं, वहाँ सब्जी की दुकान लगती है और वहाँ पर एक लड़का था जो आज से कुछ बरस पहले सब्जी की दुकान लगाया करता था। फिर उसने रेडी ली और गली गली घूमा करता था सब्जी बेचने के लिए। फिर उसको लगा कि मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे लोग जानते पहचानते हैं। उसको थोड़ी शर्म आने लगी तो वो 2 गली छोड़ करके सब्जी बेचने लग गया। वो फिर आगे चल के ऐसा हुआ कि एसपी ऑफिस था, एसपी ऑफिस के सामने वो सब्जी की दुकान और वो लड़का, और इत्तेफाक देखिए कमाल का कि जो लड़का एसपी ऑफिस के सामने सब्जी की दुकान लगाता था वही लड़का इस शहर में वापस आया तो एसपी बनकर आया। नितिन दत्तात्रेय बगाटे ये 2017 बैच के आईपीएस हैं और ये रखवाले का नया एपिसोड है जिसमें आपको ये इंस्पिरेशनल कहानी जानने को मिलेगी। महाराष्ट्र की पुलिसिंग कैसे होती है उसके बारे में जानने को मिलेगा और साथ में पुलिस के चैलेंजेस क्या है, पुलिस ने अब तक किस तरीके के केसेस हैंडल किए, कैसे हैंडल करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, मेरा नाम नितिन दत्तात्रेय बगाटे है। मैं 2017 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ और मैं यहाँ पे अभी छत्रपति संभाजीनगर में डीसीपी जोन हूँ। ये कहानी जो हमने पता की और बहुत सारे लोगों ने इसको वेरीफाई किया कि आप पहले सब्जी बेचा करते थे और ये अपने आप में बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि आप जहाँ पे सब्जी बेचते थे वहीं पे आईपीएस बन के वापस आ गए। जी देखिए, स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में होता है, ये मेरा मानना है। हर कोई स्ट्रगल करता है। मेरा बचपन इसी शहर में गया है और ये मेरा सौभाग्य है कि इसी शहर में इसी लोगों के लिए आज सेवा करने का यहाँ मौका मिला है। एक स्कूल में मेरा दोस्त था जो 3-4 घर छोड़ के हमारे रहते थे, वो सब्ज़ी बेचते थे। तो मैं काफ़ी इंस्पायर था उनसे कि वो अपना खुद सब्ज़ी बेच के वो कहीं ना कहीं अपना खुद का एजुकेशन कर रहा है। ज्ञानेश्वर नाम था उसका और हमारे बैकयार्ड में बहुत सारी सब्जियां उगती थी, तो उसके साथ उसी से मोटिवेशन लेके मैं भी काफ़ी साल सब्ज़ी बेचता था। कहीं आपने जैसे बोला तो थोड़ी शर्म आती थी और ऐसे सब्ज़ी बेचते बेचते एक ऑफिस के सामने कुछ साल मैंने सब्ज़ी बेची और तो पता चला कि वहाँ एसपी ऑफिस है। अच्छा। आज वही एसपी ऑफिस वहीं है और मैं इस शहर में आज एक डीसीपी बोल के पोस्टेड हूँ। तो आप भी, आपकी पोस्ट भी एसपी के बराबर की एसपी ही है। तो एसपी ऑफिस के सामने सब्जी लगाते थे और अब उसी एसपी ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं जी। ये मतलब एक लंबी जर्नी है। मैं शुरू से जानना चाहता हूँ, आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? बेसिकली हमारा गांव हिंगोली है। ये मराठवाड़ा में ही एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है हिंगोली, जो कि परभनी ज़िले से अलग हुआ। वहाँ से हम हैं, बट बाद में फादर जॉब के लिए अलग अलग जगह पे जाके यहाँ पे आए। यहाँ पे छत्रपति संभाजीनगर में एजुकेशन पहले से अच्छा था तो हमारा पूरा एजुकेशन यहीं पे हुआ और वहीं पे सामने ही एक स्कूल था, मराठी मीडियम स्कूल, बहिराम पाटिल विद्यालय करके, वहाँ पे मेरा पूरा स्कूलिंग हुआ। बाद में मैंने 10वीं के बाद डिप्लोमा ज्वाइन किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और कुछ साल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मैंने जॉब किया और उसके बाद लग रहा था कि कहीं कुछ कमी रह गई ज़िंदगी में कुछ करने के लिए,
तो मैंने सुना था कि आप अगर आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ोगे तो आप बड़े बनते हो, तो वही एक ध्यास था। तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया आईआईटी का और पास हो गया और लकीली। और मैंने आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स किया और उसके बाद फिर से मैंने एक स्टील इंडस्ट्री ज्वाइन की। उसके बाद फिर से एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम किया और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ और कमी रह गई। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हर बार जब कंप्यूटर पे बैठे रहते थे तो ये याद आता था कि कहीं ना कहीं कुछ कर्ज चुकाना बाकी है देश का, इन लोगों का, और हम बस अपने लिए कर रहे हैं, ये भावना थी। तो मैं जब दिल्ली में था आईआईटी में तब कई दोस्तों से सुना था कि सिविल सर्विसेज नाम का कोई एग्ज़ाम होता है, और तो मैंने भी एक ट्राई किया बट कुछ हासिल नहीं कर पाए। तो मैंने जॉब छोड़ने का फ़ैसला किया और जॉब छोड़ के इस शहर में आया और यहाँ पे एक खुद का भी एजुकेशन लिया, घर चलाना भी ज़रूरी था। तो बच्चों को पढ़ा के अपना खुद का प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया। उसी बीच शादी भी हो गई थी और बच्चा भी हो गया था। तो ऐसे स्ट्रगल करते करते तकरीबन 4 इंटरव्यू मैंने दिए और चौथे इंटरव्यू में मैं सफल हो गया। 2017 बैच? तो हाँ, 2016 की एग्ज़ाम थी, 2017 आईपीएस बैच। तो जब आप सब्जी की दुकान लगाते थे तो आपको पता था कि ये जो अंदर साहब बैठे हैं ये क्या करते हैं, ये कैसे बनते हैं? जी, वाक़या ऐसा था कि मतलब जब वहाँ पे सब्ज़ी बेचा करते थे कभी, तो जो पुलिस वाले थे, इतना ही पता था कि कोई पुलिस वाला है, साहब है, कौन है क्या है वो समझ में नहीं आता था। बट एक वर्दी वाला जो समाज की रक्षा कर रहा है उसको देख के बड़ा अच्छा लगता था। और हर बचपन में हर किसी का ख्वाब होता है कि हमें पुलिस वाला बनना है। वो इच्छा थी पर वो कहीं अधूरी रह गई थी, बस आईपीएस बन के वो इच्छा पूरी कर ली। आपने इस दौरान जो है बहुत सारी पढ़ाई की, फिर आपने प्राइवेट जॉब्स भी की। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई रहा है आईएएस आईपीएस, आपको पता था कि ये ऐसे बनते हैं? जी, बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड में हमारे जितने रिश्तेदार हैं तो खेती करते हैं। एक तो उनकी खुद की खेती या फिर कोई कहीं पे छोटा मोटा काम करते हैं। ऐसा कोई आईएएस आईपीएस हमें पता भी नहीं था कोई आईएएस आईपीएस होता है। बस कभी साइकिल पे कॉलेज जाते हुए ये कलेक्टर और ऑफिस या उनके बंगलो ये देखते थे और लगता था कि अंदर कोई बैठा है जो प्रशासन चला रहा है, और पर वो कभी दिखाई नहीं देता। तो वो ही एक ध्यास था जिसको लेके आगे कि ये दिख के काम करना है, पब्लिक में खड़े होके काम करना है। ये ध्यास से मैंने मतलब आईपीएस ज्वाइन किया। फिर आप जब आईपीएस बन गए तो आप जिस गली में रहते थे वहाँ के लोगों को पता चला कि यार वो लड़का जो यहाँ पे सब्जी बेचा करता था कभी वो आईपीएस बन गया? जब आईपीएस में मेरा यूपीएससी का रिज़ल्ट लगा तब मैं मेरे स्टूडेंट के साथ हम फुटबॉल खेल रहे थे, और फुटबॉल खेल के मैंने सोचा था कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट रहेगा, इसके बाद मैं दूंगा नहीं अटेम्प्ट। और मैंने छोड़ने का फ़ैसला किया था और कि चलो मूव ऑन करते, आगे बढ़ते हैं, कितने इंटरव्यू देंगे। और तो मैं पहाड़ पे खड़ा था, तब बारिश हुई, बारिश में खड़ा था, वहाँ से निकला और तब पता चला कि यूपीएससी में चयन हो गया। कॉल आने लग गया अचानक से स्टूडेंट्स के कि सर आप सेलेक्ट हो गए। तो बड़ा खुश हुआ, घर पे गया, वाइफ थी, बच्चा था, घर वाले थे, बस उतना। और आसपास हमारे लोगों को ज़्यादा किसी को पता नहीं था कि मैं आईपीएस बना। मैं जब वापस यहाँ पे आया एज ए डीसीपी बन के, तब लोगों को पता चला कि ये यहाँ इस गली का अपना लड़का आईपीएस है। तो क्या रिएक्शन थे लोगों के? अभी यही जितने भी लोग हैं हमारे वो खुश है, और उनका कोई भी काम होता है तो एक नज़रिया बदल गया होगा लोगों का, देखने का नज़रिया बदल गया है। और उनको लगता है कि कहीं ये अपने गली का लड़का है तो वो बेझिझक आते हैं और बेधड़क हमारे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं सबके लिए, और वो बेझिझक आके अपनी जो प्रॉब्लम्स है बताते हैं। और उनकी प्रॉब्लम हल करने में जो पुलिसिंग लेवल पे है हमारी, और दूसरा भी कुछ उनका काम होता है, उनको मदद करने में एक अलग ही आनंद मिलता है। अच्छा, वैसे दर्शकों की जानकारी के लिए एक मज़ेदार बात बताऊं, यूँ तो नितिन जी ने यूपीएससी के 4 इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन ये इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। बोले नहीं मेरे को ये सब नहीं बताना, मेरे को कैमरे पे सामने बात करने का नहीं है और ये वो। तो मैंने कहा यार आपकी कहानी ऐसी है, चूँकि हमें बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, उनके लिए भी बहुत
क्योंकि आज के टाइम पे आप देखोगे ना, जो जनरेशन है वो इंस्पिरेशन खोज रही है और इंस्पिरेशन वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रही है। जी। मतलब आपके जैसी इंस्पिरेशन आसपास सड़कों पे है? मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना समाज है ये एक बहुआयामी समाज है और यहाँ पे हर तबके के लोग हैं, बट ऐसे जो निचले तबके से लोग आते हैं वो एक समाज में एक एनर्जी पैदा करते हैं, एक भावना पैदा करते हैं कि हर कोई बड़ा बन सकता है। एक किताब में लिखा था कि प्रॉब्लम बहुत है, प्रॉब्लम सभी को है, बट आप एक ऊंचाई हासिल कर लोगे और ऊंचाई हासिल करने के बाद वो ऊंचाई आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी और आपके आसपास के लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अगर हर किसी में वो पोटेंशियल होता है, हर एक बच्चे में वो पोटेंशियल होता है, मेरा ऐसा मानना है। मैं पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं चाहता, पर जब पीछे मुड़ के देखता हूँ ये जो ताकत है आज, ये मैं वहीं से डिराइव करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये जो हिम्मत आती है, जो स्ट्रगल से ही हिम्मत आती है, और हर किसी ने अपने स्ट्रगल से सीखना चाहिए, ना कि उसको देख के हमने भागना चाहिए। वो स्ट्रगल आपको ताकत देगा और आपको उतनी ऊंचाई तक पहुंचाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि उतना ही पॉजिटिवली आपने हर एक मोमेंट को, हर एक आपकी फ़ाइट को लेना चाहिए। आप बोले कि मैं पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता, क्या झिझक होती है कि, या फिर लोगों को बताने में, या लोग जज करते हैं ऐसा? ऐसा इंटरव्यू तो मैंने कभी दिया नहीं, बट जब भी बातचीत करता हूँ तो वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था मैं पहले, तो ज़्यादा कभी किसी से बात नहीं की, इसलिए कभी किसी को बता नहीं पाया ज़्यादा चीज़ें। आजकल मतलब यहाँ जब आ रहे लोगों से बात कर रहे अपने लोगों से, तो बताने में वो शर्म नहीं बची है और उससे अभिमान होता है कि हम कहाँ से आए और कहाँ तक पहुँचे। कितने भाई बहन हो आप? एक भाई है छोटा और बड़ी बहन है मेरी। अच्छा जी। वो सब सर्विस में है? जी, बड़ा मेरा छोटा भाई जो है वो म्हाडा में है, वो क्लार्क है वहाँ पे। अच्छा। और बड़ी बहन है वो हाउस वाइफ है। तो अब टोटल चेंज हो चुका है? बदलाव डेफिनेटली कि एक कॉन्फिडेंस तो आया है, और अब आगे की पीढ़ी आए, हम उनको अच्छे से पढ़ाएंगे। हाँ। और एजुकेशन कितना पावरफुल होता है वो हमने अपने आप को देख के समझा है। तो डेफिनेटली एक अच्छी शिक्षा देना और एक अच्छी राह दिखाना, ये हमारा फ़र्ज़ रहेगा हमारे आगे की पीढ़ी के लिए। मतलब उम्मीद यही करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि गरीबी एक तरह का अलग डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है समाज में, और जो गरीबी से उठ कर के लोग आते हैं, जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है पब्लिक की, यार ये हमारे बीच का बंदा है तो ये हमारी सुनेगा। मैं एक दो वाक़या बताना चाहूँगा अपने लाइफ के कि आपका बैकग्राउंड कैसे आपको मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए। मेरा पोस्टिंग था चिमूर में। तो क्या है चिमूर, थोड़ा बताइए। चिमूर ये चंद्रपुर ज़िले का एक छोटा सा तालुका है, महाराष्ट्र के विदर्भ में पड़ता है। तो वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। तो वहाँ चिमूर क्रांति जो 1942 में हुई थी, तो चिमूर वो सबसे पहला एरिया था जो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने भी तब ये ऑल इंडिया रेडियो से अनाउंस किया था कि भारत में एक जगह है चिमूर, वो आज़ाद हो चुकी है। तो ऐसा एरिया था। तो काफ़ी वहाँ पे थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ लोग थे, और कहीं ना कहीं कोई वहाँ पे ऐसा लोग थे नहीं कि लोगों को अपने साथ लेके वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करें। तो वो एक मौका मिला मुझे, और वहाँ के लोगों के बीच जाके, वहाँ के जितने यंगस्टर्स थे उनके बीच जाके काफ़ी अच्छा काम हमने वहाँ पे किया, पुलिस ने किया। एक वहाँ पे रथ यात्रा निकलती है जो कि 300-400 साल से निकलती है, और वो कोविड का दौर था और एडमिनिस्ट्रेशन को हमको उनको मनाना था, क्योंकि 1-1.5 लाख लोग उस यात्रा पे आते हैं। तो हम उनको मनाने में, कन्विंस करने में सफल रहे। और उस साल पहली बार वो रथ तो रुकने वाला था नहीं, तो उस रथ का पहली बार वो रथ को पुलिस ने खींचा, और आज तक वो परंपरा चलते आ रही है। उस रथ को 400 साल की उनकी जो तपश्चर्या थी वो भी हमने टूटने नहीं दी, और पुलिस ने लोगों के साथ रह के एक पॉजिटिव काम किया। वहाँ पे हमने मैराथन ऑर्गेनाइज़ किया यूथ के लिए, वहाँ पे गांव में लोगों के लिए हमने लाइब्रेरी बनाई। तो ये कुछ अच्छे काम थे जो लोगों के बीच में ही रह के आप कर सकते हैं। कुछ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ होते हैं पुलिस में, तो पुलिसिंग फील्ड पे होता है, मेरा ये मानना है। आप ऑफिस में बैठ के, एसी ऑफिस में बैठ के कलम चला के ऑर्डर दे के पुलिसिंग नहीं हो सकता, मेरा मानना है। वो आपको फील्ड पे जाके ही पुलिसिंग हो सकता है। और
जितने भी मोर्चे आंदोलन, हमारा ये शहर मोर्चे और आंदोलनों का शहर है, वैसे ही सेम एक्सपीरियंस हमको यहाँ भी आए कि बहुत बड़े मोर्चे निकले। एक बुद्ध लेनी का मोर्चा था यहाँ पे, बुद्ध लेनी बचाओ मोर्चा। तो उस मोर्चा में 1 से 1.5 लाख लोग आए थे, बहुत बड़ी तादाद में थे। और कहीं ना कहीं उस मोर्चा को एक दिशा देना, उनको एक ठहराव देना ज़रूरी था। तो लोगों के बीच में रह के ही आप अपनी बात उनको बोल सकते हो और वो तभी आपकी बात सुन सकते हैं, ये मेरा मानना है। मैंने ये वीडियो देख रखा है, आप जो है मंच से भीड़ को संबोधित कर रहे हैं और हज़ारों की भीड़, आई थिंक लाख की संख्या के बराबर एक उग्र लोग थे। जी। और उनको आपको कंट्रोल करना था। क्या सिचुएशन थी, कब की बात है, वो क्या घटना थी? ये अभी रिसेंटली पिछले महीने की घटना है, जब बुद्ध लेनी बचाओ मोर्चा छेड़ा गया तो सारे महाराष्ट्र से लोग यहाँ पे आए थे। थोड़ा सा वो पूरा बैकग्राउंड के साथ बताइएगा। जी, कुछ इस्टेब्लिशमेंट था, बुद्ध लेनी यहाँ पे औरंगाबाद लेनी है, वहाँ पे लेनी के नीचे कुछ इस्टेब्लिशमेंट था, उसको डिमोलिश करने का ऑर्डर था कोर्ट का। तो इसके खिलाफ लोगों का आक्रोश था और लोगों के आक्रोश में लोगों ने वो मोर्चा निकाला था और कहीं ना कहीं उनको कोई दिशा मिल नहीं रही थी। तो स्टार्ट से लेके हमने काफ़ी मीटिंग की लोगों के बीच में रह के, और उनको एक दिशा देने की ज़रूरत थी, उनको ठहराव देने का ज़रूरत था, नहीं तो वो मोर्चा कभी भी वायलेंट हो सकता था। जो कि लोगों ने हमारी बात सुनी, बट वो सुनी इसलिए कि हम उनके बीच में रह के, साथ में रह के उनकी भावनाओं को हमने जाना और शासन तक पहुंचाया, गवर्नमेंट तक पहुंचाया, और तब जाके वो मोर्चा शांत हुआ और यहाँ से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोग निकल गए। हम थोड़ा सा बातचीत के क्रम में आगे आ गए, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई? मेरी पहली पोस्टिंग परभनी ज़िले में थी, उसके बाद ट्रांसफ़र होके चिमूर जो है जिला तालुका, वहाँ पे एज ए SDPO मेरी पोस्टिंग हुई। वहाँ से मैं एज एडिशनल SP प्रमोशन सिंधुदुर्ग ज़िले में गया। बड़ा खूबसूरत ज़िला है वो, बहुत ही खूबसूरत ज़िला है सिंधुदुर्ग। और ये सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया है, जो कोंकण का इलाका है, समुद्र के किनारे। जी। तो वहाँ पे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। सिंधुदुर्ग में भी बहुत ही शांत ज़िला है, बहुत ही खूबसूरत ज़िला है सिंधुदुर्ग, और टूरिज़्म के लिए मेरा मानना है कि सबसे महाराष्ट्र का वो सुंदर ज़िला है सिंधुदुर्ग। वहाँ पे भी बहुत बड़े तादाद में जो हमारे मछुआरे कम्युनिटी है, और मज़ा आया वहाँ पे भी काम करने में। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जब ये पोस्टिंग, आप इन सब पोस्टिंग पे थे, फिर आप यहाँ पे औरंगाबाद, जो बाद में नाम बदल गया छत्रपति संभाजी, आम जन भावना में पुलिस को जो है एक तरीके से लोग देखते हैं यार ये तो लूटने वाला है, ये तो जो है उससे डरते हैं लोग कि ये तो अभी आएगा पैसे ले लेगा, ये करेगा। ये आपने इस भावना को कभी टैकल किया? आपको एहसास हुआ कि लोग ऐसा सोचते हैं पुलिस के बारे में? जी बिल्कुल, मतलब जब हम पुलिस में नहीं थे तब हम खुद भी ऐसा सोचते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस भी लोगों में से ही आई है और हम कोई अलग नहीं है, हम आपसे, आपके बीच के ही एक है जो बस आपकी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि पुलिस बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा काम करती है, पुलिस का काम फ्रंट पे नहीं आता। तो पुलिस क्या अच्छा काम कर रही है, वो अच्छा काम सामने लाना, और लोगों के बीच एक पुलिस होता है, खड़ा होता है, और वो किस तरह आपकी रक्षा करता है ये लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्राइम जो होता है रात में होता है, और लोगों को पता नहीं होता कि पुलिस ने रात में क्या काम किया। कुछ चीज़ हो जाती है तो उसका क्रेडिट लेने वाले बहुत होते हैं, बट कोई चीज़ अगर वो होने से रोकी गई उसका किसी को पता नहीं चलता है। तो मेरा मानना है कि सबसे ओवर स्ट्रेस डिपार्टमेंट है और सबसे ज़्यादा काम पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है, और देश की सेवा में हम समर्पित हैं। IPS बनने के लिए क्या करना होता है? अगर मैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे या जो तैयारी करते हैं, उनको क्या करना होगा कि वो आपकी तरह IPS बने? जी, मतलब यही एक सेवा नहीं है जो हम सर्विस है जो काम कर रही है। तो IPS बनने से मेरा आशय UPSC क्रैक करने से। जी डेफिनेटली, UPSC जो एग्जाम 18 घंटे पढ़ना, ये सब होता है क्या? अलग अलग सबका स्टोरी होता है। तो मेरा ये मानना है कि एक बेसिक पढ़ाई है UPSC के लिए, जो सबको करना ज़रूरी है।
तो 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी इंटरव्यू। तो 3 स्टेजेस है यूपीएससी के। तो पढ़ाई तो आपको बेसिक जो है करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा आपका न्यूज़पेपर रीडिंग, आपका जनरल अवेयरनेस, ये चीज़ें ज़रूरी है। कि लोग बोलते हैं कि मैंने 5 पेपर पढ़े, 10 पेपर पढ़े। मेरा तो 1 पेपर पढ़ के ही मेरा हो जाता था, और 1 पेपर से ज़्यादा तो मैंने कभी कोई पेपर पढ़ा नहीं है जो है सच बोल रहा हूँ। और पढ़ाई जो थी कि एनसीईआरटीज़ की किताबें और जो हमारा ऑप्शनल था उसकी 2 किताबें, और जो जनरल अपने आसपास जो चीज़ें चल रही है उस पर डिस्कशन और एक जनरल अवेयरनेस, इतना ही मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। और किसी को पढ़ने में ज़्यादा समय लग सकता है, किसी को पढ़ने में थोड़ा कम समय लग सकता है, बट ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं कि आप 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो। आप बस जो बेसिक आपका पढ़ाई हो पूरी करो, क्योंकि ये कोई दिस इज़ नॉट अ टेस्ट अबाउट इंटेलिजेंस, दिस इज़ टेस्ट अबाउट आप इस समाज को कितना समझते हो, आप आपके आसपास जो चीज़ें हो रही है उसको कितना समझते हो। इतना ही आपने जान लिया तो मेरे ख्याल से काफ़ी होता है, और ऐसे 10 न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर जब आईपीएस बन जाते हैं, फिर वर्दी आती है तो एकदम साथ में आता है एक भौकाल। आप लोग यहाँ ये शब्द यूज़ करते हैं भौकाल, जो है हमारे यूपी में खूब ये नहीं, शब्द हमने ये तो मतलब कोई सीरियल थी उसी में सुना, सीरीज में सुना था भौकाल, बट यहाँ पे ऐसा कोई शब्द ऐसा नहीं। महाराष्ट्र पुलिस इज़ लाइक वेरी प्रोफेशनल पुलिस, और बहुत ही मतलब लोगों के बीच में रह के काम करने वाली पुलिस है। नहीं तो आजकल आप देख रहे हैं कि जो एक नया चलन आया हुआ है कि कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं तो रील बन रहा है, गाना लग रहा है, सिंघम और ये वो टाइप से ये चीज़ें देख रहे हो आप कभी आपका किसी ने बनाया, आप कभी बनाते हो? जी, लोग बनाते हैं, कोई बनाने वाले बहुत सारे रिपोर्टर हैं यहाँ पे, वो ऐसी रील्स तो बनती है, बट बैकग्राउंड में जो हमको काम करना पड़ता है कि दिन रात खड़े रहना पड़ता है, और वो किसी को दिखाई नहीं देता। भौकाल शब्द वो बस फिल्मों में दिखाने के लिए अच्छा लगता है। अच्छा। बट पीठ छिल जाती है। अच्छा। काम करते करते। जैसे आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं पुलिसिंग में, तो यहाँ पे जैसे पुलिस को देखता है तो लोगों को लगता है यार बंदूक है, इनकाउंटर है, गोली है, पिटाई करेगा, ये सारी छवि भी होती है। तो इसको आप लोग कैसे डील करते हो? ये सही है या फिर सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है? कुछ चीज़ें होती है, मतलब जब लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है कि शहर में काफ़ी कम्युनल इंसिडेंट्स हुए पहले, तो शहर में और शांति बरकरार रखना, क्योंकि क्या होता है कि एक जगह कोई इंसिडेंस हो जाता है तो उसके रिपरकशन कहीं और भी दूसरे ज़िलों में या फिर देश भर में हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप तुरंत टैकल करने के लिए थोड़ा सा जो है फोर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो लीगल वे में बहुत बार हमने वो फोर्स का यूज़ वो करना पड़ता है। जैसे ये शहर अपने आप में कम्युनली चार्ज रहता है। बीते दिनों हम जब न्यूज़ खंगालते हैं, दिल्ली में बैठ के भी अगर सर्च करते हैं छत्रपति संभाजी नगर या औरंगाबाद, तो यहाँ पे छिटपुट क्लैश या फिर आपसी तनाव, इस तरह की घटनाएं होती। उस टाइम पे पुलिस क्या रोल होता है, और कई बार उसमें पुलिस के फेलियर सामने आते हैं, क्यों ऐसा होता है? पिछले 1 साल के ऊपर हुआ है यहाँ पे, तो कुछ इंसिडेंट्स हुए, बट पुलिस ने तुरंत जाके वो टैकल किए, और एक मिनिमम फोर्स का हमने यूज़ किया। आंसू गैस का भी हमको यूज़ करना पड़ा, क्योंकि कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है तो इस शहर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत बड़े तादाद में, इस शहर में जो व्यापार है और लोगों का दिनचर्या है वो पूरी ठप हो जाती है। तो तब हमने यहाँ पे आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा हमको। क्यों होता है? इसकी कभी पुलिस कॉज में पहुँच पाई है कि ये दंगे या कम्युनल चार्ज होता क्यों है? जी देखिए, कोई छोटा इशू होता है कि एक जगह पे 2 लड़कों में झगड़े हो गए थे, और वो बहुत ही सेंसिटिव दिन था, और 2 लड़कों में झगड़े हो गए, उनकी माताएं थी, उनमें झगड़े हो गए, और वो झगड़ों का रूपांतर यहाँ से 4 लोग और उधर से 4 लोग, और वो 4 के इधर से 2-3 हज़ार, उधर से 2-3 हज़ार, और एक दूसरे के घरों पे पत्थर फेंक रहे और मार रहे। मतलब झगड़ा एक बॉल से शुरू हुआ क्रिकेट की। अच्छा। और वो इतने बड़े लेवल पे एस्केलेट हुआ, ये हमने यहाँ पे देखा है। बट वहाँ पे हमारे जो पीआई थे वो पहुँचे, उनके साथ 2-3 कांस्टेबल पहुँचे, पर वो में फंस गए थे। हमको कॉल आया तो ऑलरेडी फोर्स हमारी पूरी बंदोबस्त में लगी हुई थी,
श्री राम प्रतिष्ठापना का दिन था। तो वो कब की बात है ये अभी जनवरी 21-22 जनवरी की बात है। तो उस दिन वो हुआ, तो ज़्यादा फोर्स नहीं थी, पर वो क्विक मूवमेंट हमारी फोर्स ने किया, हमने किया, और जाके तुरंत उसको वहीं पे आंसू गैस और लाठीचार्ज हमको करना पड़ा हल्के स्वरूप में, और वो तुरंत वो दंगा काबू में आया और वहाँ पे अरेस्ट हुए और वहाँ पे ट्रायल चले। तो ये सब कुछ। लेकिन कई बार सज़ा दिलाने में पुलिस को बहुत वक्त लगता है, ये न्यायपालिका की तरफ से देरी होती है या पुलिस की तरफ से देरी होती है? जी, एक बार चार्जशीट करने के बाद न्यायपालिका में न्याय की पूरी प्रक्रिया होती है जी। और जो बहुत स्लो है, क्योंकि वो हम देखते हैं वो सालों साल तक चलती है। इस वजह से क्या लोगों का भरोसा इधर बीच एनकाउंटर्स में बढ़ा है, जो कि उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है कि ये चीज़ें गलत हैं अनटिल अनलेस की जब तक बहुत ज़रूरी ना हो जाए? इनकाउंटर ऐसा लीगली कोई टर्म है नहीं, और इट इज़ कॉल्ड एज पुलिस एक्शन, कि कोई चीज़ अगर सामने वाला कोई आरोपी है जो फायर आर्म या किसी और चीज़ का वेपन, तो पुलिस अपने बचाव के लिए जब इस तरह का कोई फायरिंग होता है, उसको ये बॉलीवुड की टर्म में एनकाउंटर कहते हैं, बट लीगल टर्म में ऐसा कोई एक ज़माने में मुंबई तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और एनकाउंटर्स के लिए खूब जानी गई है। तब तो आप मेरे हिसाब से आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे और आप हमने भी फिल्मों में ही सुना ही है। हाँ, पढ़ते होंगे फलाना एनकाउंटर, अब तक 56 और ये वो टाइप से। आपका कभी हुआ किसी ऐसा कभी कि कोई बदमाश पकड़ा और फायर करके भागा, आपको एनकाउंटर में? नहीं, ऐसे कोई वाकया अब तक तो नहीं हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र शांत है बाकी जगहों के मुकाबले? जी, मैं जब से काम कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र एक बहुत ही शांत स्टेट है, और उस लेवल पे क्राइम है नहीं कि इस तरह का कोई सो कॉल्ड एनकाउंटर करना पड़े। अच्छा। मुझे अपने पिछले 7 साल के सर्विस में तो ऐसा कोई अनुभव नहीं आया। नहीं है? नहीं। अब आप लोग का इतना स्ट्रेस में रहता है मामला, सुबह से शाम तक चल रहा है। मतलब हम कई बार हम देखते हैं कि हम त्यौहार मना रहे होते हैं, आप लोग ड्यूटी कर रहे होते हो, हम घर पे सो रहे होते हैं, आपकी तब भी ड्यूटी होती है, सैटरडे संडे कुछ नहीं होता है। तो इस बीच आप लोग चिल कैसे करते हो? मतलब थोड़ा तो कुछ तो माइंड को रिलैक्स देने का तरीका होगा। जी बिल्कुल, मतलब अपने आप को फिट रखना बहुत मुश्किल है ऐसी चीज़ में। तो जब भी समय मिलता है एक्सरसाइज कर लेते हैं, दौड़ लेते हैं, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे बिल्कुल लोकल लोग जो होते हैं दोस्त बन जाते हैं, तो कुछ स्पोर्ट्स खेल लेते हैं और एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब तक के पुलिसिंग करियर में सबसे टफ मौका कब लगा आपको कि ये बहुत टफ है? जी, एक वाक़या आपको बताना चाहूँगा कि छत्रपति संभाजीनगर शहर में ही एक LPG गैस का टैंकर था। अच्छा। और वो एक्सीडेंट हो गया, और वो एक्सीडेंट में वहाँ उसका वॉल लीक होके बहुत ही बड़े पैमाने पे गैस लीकेज होने लग गई। टैंकर? जी, LPG का गैस टैंकर। तो ये चीज़ बहुत ही नई थी हमारे सभी के लिए, और पुलिस डिपार्टमेंट का इसमें कुछ था नहीं और किसी को कुछ पता नहीं था। तो ऐसे अनभिज्ञ वातावरण में सवेरे कॉल जैसी मिला, तो 6 बजे मैं पहुंच गया वहाँ पे। पहुँचते ही चीज़ों का जायज़ा लिया, और मैं एक इंजीनियर हूँ, तो थोड़ा इंजीनियरिंग दिमाग वहाँ चलने लग गया कि वो एक वॉल टूट गया है, तो एक वॉल उसका बचा हुआ था। तो सिचुएशन खतरे में थी काफ़ी, तो हमारे कुछ ऑफिसर्स ने तत्काल वो रोड को ब्लॉक कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन की भी तरफ से म्यूनसिपल कमिश्नर हमारे यहाँ के, और हमारी यंत्रणा पूरी, यहाँ की म्यूनसिपल कमिश्नर की यंत्रणा पूरी वहाँ पे लग गई, और उस गैस टैंकर को, हमारे LPG गैस टैंकर को पूरे 13 से 14 घंटे हमने पूरे वहाँ पे खड़े रह के, बिना पानी के, बिना खाने के, वो टैंकर में से वो गैस को दूसरे टैंकर में पास ऑन किया। और ये ऑपरेशन हमारे ये काम पुलिस ने किया? जी, पुलिस और महानगर पालिका ने ये मिलके किया। तो वहाँ पे रह के कहीं कोई लीडर खड़ा हो के वहाँ पे हमारे लोगों ने अपनी जान खतरे में डाली थी, तो वहाँ से भागना, हम भागने वालों में से नहीं थे। तो वहाँ से कोई लीडर वो नहीं होता है जो वहाँ से भाग खड़ा होता है, तो उनके साथ खड़े रह के वो पूरा प्रोसेस जो है वो गैस को दूसरे टैंकर में पास करना, और ये बहुत ही एक्सप्लोजिव गैस थी। और उस दौरान हम जब खड़े थे
तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे उस पूरे एरिया में गैस थी। तो हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर रहे थे, हम वो एलपीजी गैस इनहेल कर रहे थे। ऐसी इन्वायरमेंट में 14 घंटे खड़े रह के वहाँ पे शहर को बचाने का मौका मिला। तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोगों को हमको इवैक्यूएट करना पड़ा। अच्छा। क्योंकि उसका रेडियस 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का रेडियस था। अगर वो एक्सप्लोजन हो जाता तो हम तो बचते ही नहीं, पर आसपास का 1 किलोमीटर का एरिया भी बहुत ज़्यादा हानि हो जाती थी। मतलब पूरे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेडियस को आपने खाली कर दिया उतने टाइम में? उतने टाइम। तो वो 13 से 14 घंटे ऑपरेशन चला और हमने वहाँ से हटना नहीं और वहाँ पे डट के हमारे जो लोग थे टेक्निकल उनके साथ खड़े रह के म्यूनसिपल कमिश्नर और हमने वो ऑपरेशन पूरा किया। तो वो एक बहुत ही अलग अनुभव था और सामने मौत दिख रही थी, फिर भी सभी लोगों ने बहुत ही हीरोइकली वो ऑपरेशन वहाँ पे पूरा किया। तो ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरे लिए भी लाइफ का। मतलब आप इतना टेंस अनुभव को आप कह रहे हो कितना अच्छा अनुभव था, ये अपने आप में दिलचस्प बात है। लेकिन कभी ऐसा लगा कि यार अब यहाँ पे हमारा काम तो ख़त्म हो गया, हमने इवैक्यूएट कर दिया, चीज़ें कर दी, अभी म्यूनसिपल कमिश्नर की टीम इसको देखे? जी, पुलिस भागने वालों में से नहीं होती और पुलिस डट के खड़े रह के सामना करने वालों में से होती है खतरे का। ये भी एक कहीं ना कहीं दिखाना ज़रूरी था और एक लीडर जो सामने फ्रंट पे खड़ा रह के काम करता है, ये बस सुना था, अनुभव करना भी ज़रूरी था, उसका भी अनुभव आ गया। चलिए, कमाल की जर्नी है आपकी अब तक की और आगे की जर्नी आपकी बहुत अच्छी रहे। बिल्कुल, इसकी हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। थैंक यू। आपसे इंस्पिरेशन लोगों को मिलता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि पहली बार मतलब बोलने का मौका मिला और आपने इतने बखूबी हमको बोलने दिया। थैंक यू आपका, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बातचीत अच्छी लगी होगी। नितिन जी के बारे में हमें पता चला और आमतौर पे जब हमें पता लगता है कि कोई ऑफिसर इतना अच्छा काम कर रहा है, ऐसे बैकग्राउंड से है जो समाज के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है, तो कोशिश हमारी रहती है कि चाहे वो किसी भी इलाके से, किसी भी राज्य से या किसी भी शहर से हो, उनकी कहानी आप तक पहुंचाई जाए। रखवाले का ये एपिसोड, ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।